आपकी सेहत के आज के अंक के साथ आपके दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कॉस्मेटोलॉजी क्या होती है और इससे हम कैसे अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, ये जानकारी लेकर आया है आज का अंक। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारी भेंटवार्ता, मेडिटेशन क्या है और किस तरह से मेडिटेशन के जरिए हम अपने स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं। ये दोनों ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर आरती भसीन से ली गई भेंटवार्ता। विषय है अपनी खूबसूरती बढ़ाएं कॉस्मेटोलॉजी के जरिए। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर आरती, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो। थैंक यू सो मच। क्या होता है कॉस्मेटोलॉजी? सी, कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में बस ये फर्क है, जो कॉस्मेटोलॉजी वो इन्हांस करता है ब्यूटी को और सुंदर बनाने की कोशिश करता है, जो नए नए ट्रीटमेंट्स के द्वारा। एंड डर्मेटोलॉजी जो आपके स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये वो डिपार्टमेंट होता है। सो मेरा डिपार्टमेंट है लोगों को सुंदर बनाना, उनको कॉन्फिडेंस देना एंड या उनकी ब्यूटी को इन्हांस करना। एक्चुअली सब लोग ब्यूटीफुल होते हैं, इट्स जस्ट हम इन्हांस कर देते हैं थोड़ा सा। हमारे श्रोता आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको देख पा रही हूँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। ये भी जानेंगे कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और मुझे लगता है सबको रखना चाहिए। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं, हम सब अपना खाना प्रॉपर खाते हैं। सो हमें स्किन को भी एक तरह से प्रॉपर खाना देना पड़ता है, यू नो। एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हम 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर हम कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं। सो कंसिस्टेंसी अगर आप करते रहे तो मैं कहती हूँ कोई भी स्किन आपके जो ड्रीम में है कि ऐसी स्किन चाहिए, वो मिल सकती है। सो ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि मिल सकती है, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यही सबसे मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल ये होता है। हाँ जी, बिल्कुल। हम देखा देखी शुरुआत तो करते हैं, पर उसके बाद मिडवे में ही ऐसा लगता है कि नहीं, थक जाते हैं कि नहीं, छोड़ो अब। हाँ। सो वो आपको बस मन बनाना पड़ेगा, बाकी आपको हम कुछ भी दे सकते हैं, आप जैसी स्किन चाहते हैं। एक तो आपने बोला डाइट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या चीजें हैं? स्लीपिंग इज वेरी, लाइक यू हैव टू स्लीप मिनिमम फॉर 7 घंटे की सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा माइंड फ्रेश है तो हम रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। सो इसके अलावा पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ये कई सालों से आपने भी सुनते आ रहे होंगे, एंड मैं भी आज ये रिपीट करूंगी, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश आउट करना है। तो हम पानी जब इनटेक करेंगे तो हमारे जो एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होंगे। सो वो बहुत ज़रूरी है। कोई खास समय होता है जिस समय पीना ज़्यादा लाभकारी होता है? अब मैं तो बोलती हूँ जब सुबह उठते ही सबसे पहले तो आप 2 ग्लास गर्म पानी पिए, तो गर्म पानी लाइक या जो कोसा पानी जिसे कहते हैं, गुनगुना टाइप का। हाँ, उसको भी अगर आप पी लो, 2 ग्लास पीने हैं वो दवाई की तरह, तो आपकी विदिन 15 दिन में आप देखोगे कितना फर्क आ जाता है। आपका पेट साफ हो जाता है, बिकॉज हर चीज हमारा गट, हम हमेशा गट को भूल जाते हैं। हमारा गट क्लीन है तो सब कुछ क्लीन है। सो वो बहुत जरूरी है। जहां आप कॉन्स्टिपेटेड हो गए, वहां पर एक्ने इशू शुरू हो जाएंगे। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जुड़ जाती हैं साथ में। सो कुछ भी नहीं, बस सुबह उठो, 2 ग्लास पानी पियो एंड आप दिन की शुरुआत करो। तो ठीक है। तो आपने बहुत इजी सी चीजें मैं बहुत इजी बता दे रही हूँ ताकि सबको। तो आपने नींद बताया, बिल्कुल बहुत नींद होनी है। चाहिए और पानी जरूर पीना चाहिए। और सुबह अगर पीते हैं गुनगुना पानी, बहुत फायदेमंद है। और मैं 3 चीजों को हमेशा मना करती हूँ अपने काफी पेशेंट्स को भी मैं मना करती हूँ, जैसे कि जितना भी वाइट वो अपनी लाइफ से कम करते जाए ना, उनकी स्किन और अच्छी होती जाएगी। जैसे मैदा वाइट हो गया, शुगर वाइट हो गई, एंड जितने भी वाइट चीजें हैं मोस्टली, सो आप उसको खत्म करें और उसकी जगह आप कुछ और, जैसे आपको रोटी खानी है, आप बेसन की खा लो। सो ये सारी आजकल रागी की इतने सारे हमारे पास, तो हम इंडिया तो बादशाह है इन सब चीजों के लिए। हर चीज है, बाजरा है, जौ है, आप किसी की भी ले लो, बट मैदे को जितना अवॉइड करो तो वो स्किन में आपका दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हमने, जैसे आपने चीजें बताई, उन चीजों को ध्यान रखा, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है कि हमारी स्किन में उतना निखार नहीं है, तो वो एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं या क्या उसको प्रिस्क्राइब करते हैं अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है? तो मतलब जैसे 3 चीजें हैं जो मेरी, मैं उसको बताऊंगी कि मतलब आपको निखार के लिए चाहिए कि आपको फेस लिफ्ट के लिए चाहिए। अब लोगों की प्रॉब्लम भी अलग अलग है। जी, मुझे तो दोनों चीजों की जानकारी अपने श्रोताओं को देनी है। सी, निखार तो इससे 100% आएगा ही। आप विदिन 3 महीने अगर आप कंटिन्यू रखोगे, आएगा ही। आप मुझे खुद आके बोलोगे। एंड सारे पेशेंट लाइक अभी तक, और इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जो 3 चीजें हैं, लाइक हम लोग इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं, मैं आपको 3 छोटे छोटे चीज बता दूंगी जो आपके लिए गेम चेंजर होंगे। सबसे पहले सुबह
उठते ही आपने अपना फेस वॉश किया, विटामिन सी लगाते ही एक तो देखिए वो जो फ्री रेडिकल जो घूम रहे हैं उसको ख़त्म करता है। नंबर 2 अगेन ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी जो झुर्रियाँ बन जाती हैं उसे फेड आउट करता है, उसे ख़त्म करता है। तीसरा विटामिन सी एक अलग से ग्लो देता है आपको, तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है, गेम चेंजर है सच्ची में। अगर आप उसे कंटिन्यूसली 1 महीना लगाते हैं आप खुद आपका स्किन बताएगा कि कितना इंप्रूव हो चुका है। नंबर 2 सनस्क्रीन इज़ मैंडेटरी, मतलब मैं कहूँगी बिना सनस्क्रीन लगाए आप स्टेप आउट ही मत किया करें। एंड इवन आप जब घर के अंदर बैठे, बिकॉज हमें रेस से मतलब है, सो जो UVA एंड UVB जो हमारे हार्मफुल रेजेस हैं, देखिए सनस्क्रीन लगाने के बाद ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि वो पेनिट्रेशन नहीं होगा, रेस का होगा, बट हम उसे काफ़ी हद तक रोक लेंगे। तो ये सारे हार्मफुल जो रेज हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर आते हैं, हम उनको रोक सकते हैं, एक शील्ड बना सकते हैं सनस्क्रीन से। तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है सनस्क्रीन लगाने से। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो रात का रूटीन, जैसे हमारे जो पोर्स जो क्लॉग्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो रेटिनॉल एक क्रीम है, रेटिनॉल जो विटामिन A डेरिवेटिव है, सो उसको लगाने से एक तो एक्सफोलिएशन होता है, आपको अब खुद नहीं करना है, अपने आप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 रेटिनॉल एक स्किन को टाइट इफेक्ट देती है, स्किन को एक ग्लो देती है और वो स्किन की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर देती है। सो बट मैं अभी जो तीसरी क्रीम जो मैंने बोला रेटिनॉल्स, मैं ये चाहूँगी कि उसको आप अगर आप अपने आप डिसीजन लेते हो कि कल को डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि आजकल सबके पास गूगल है, फार्मेसी में जाते हैं, अपने आप सारे मास्टर्स हैं, जानना चाह रही थी कि अपने से मैं बस उनके लिए यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो सिर्फ 1 महीने करो एंड फिर गैप दो 3-4 महीने का, तो स्किन को और पतला ना करो, तो बस दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर आरती कि हम ये श्रोताओं को यही मैसेज देंगे यहाँ से, क्योंकि आपने जो चीजें बताई एज एन एक्सपर्ट आप ये बोल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम या एज अ लेमैन हमें नहीं समझ में आएगा कि 1 महीने में हमें छोड़ देना चाहिए, या एक मतलब वी आर नॉट दैट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो अगर हमारी कोई ऐसी समस्या है या हम कोई चीज शुरू करना चाहते हैं, कोई चीज खत्म करना चाहते हैं, तो वो किसी गाइडेंस में बिल्कुल कॉस्मेटोलॉजिस्ट के असिस्टेंस के साथ ही करें। बिल्कुल। एंड ये लोगों का मिथ है कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट बड़े महंगे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कंसल्टेशन फीस होती है, एटलीस्ट आपको गाइडेंस तो मिल जाएगी। अब आप फार्मेसी से या गूगल में सब कुछ लिखा हुआ है, आप कितना कंफ्यूज हो जाते हो। उसके अलावा भी ये चीजें जो हैं आपको इतना डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि फेस पे हमें लगाना है वो चीज। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड आपका फेस ही सब कुछ है जी, सूट ही नहीं किया या कुछ उसका रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि एक बार अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट जो आराम से इजीली अवेलेबल है आज के टाइम पे, तो आप उनसे एक एडवाइस के साथ ही आगे बढ़ा जाए। 100%। आपने कुछ नाम लिए थे, स्कल्पटिंग फेस, सो जैसे कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है थ्रेड लिफ्ट, तो ये नॉर्मल पॉली डाइऑक्सिन जो हम PDO जिसको कहते हैं थ्रेड्स, ये नॉर्मल वही थ्रेड्स हैं। अगर आपको याद हो बचपन में चोट लगती थी तो हम सूचर लगा देते थे, अपने आप डिजोल्व हो जाते थे, सबसे सेफ है। सो हम क्या करते हैं, कई बार पेशेंट की स्टडी, उनकी फेस का बताना कि उनको क्या ज़रूरत है, पहले तो असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉक्टर। जैसे अगर आपके फेस में ऑलरेडी फैट है, गुड फैट जिसे हम बोलते हैं, लेकिन आपका जावल लाइन थोड़ा सा, जैसे ये जो कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड जो जॉ के नीचे जो थोड़ा सा ये सैग हो गया है, थोड़ा लटक गया है, तो हमें उसको नेचुरली अब उठाना भी है, तो हम वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और हमें एक्स्ट्रा फैट भी नहीं डालना है, क्योंकि फिलर से हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी नहीं देना चाहते हैं। तो सबसे अमेजिंग चीज़ है विच इज़ लाइक नॉन सर्जिकल एंड इट इज़ वेरी सेफ, कोई भी करा सकता है। मुश्किल से 20 मिनट्स का टाइम होता है आपका, हम खुद फैट को उठा देते हैं, हम जस्ट उनको उठा के टक करके छोड़ देते हैं। सो एक नेचुरल स्कल्प्टेड फेस आता है विच इज़ ब्यूटिफुल। आपका ही फैट को उठा दिया तो आपका एक नेचुरल नॉर्मल फेस आ गया, राइट? आप 10 साल और छोटे लगने लगते हो उससे। क्या सब करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको अपना फेस स्कल्प्टेड चाहिए और कम टाइम में, लाइक ब्राइडल्स जो आती हैं हमारे पास बहुत, कि उनको फेस शादी है 1 महीने के अंदर, हमारे को फेस पतला चाहिए, तो ये टेम्परेरी होता है, इट्स 2 साल रहता है। लेकिन अगर आपको जैसे से इस ब्यूटीज की ये अगर आपको जैसे पसंद नहीं आता है, आपको लगता है मैं बहुत पतला हो गया है फेस, हम उसे मेल्ट भी कर सकते हैं। सो ये इसकी ब्यूटी है। सो आई मीन लाइक आप दोनों तरफ से सेफ हो।
तो ये बताइए कि इसको मेंटेन करने में क्या लगता है, कैसे इसको मेंटेन किया जाता है? इसका डाउन टाइम अगर मैं बोलूँ, जब मैंने प्रोसीजर कर दिया 20 मिनट में, उसके बाद 1 से 7 दिन तक पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। अगर मैं आज आपका पूरा फैट उठा के एकदम पतला चेहरा कर दे रही हूँ, तो जब आप खाना खाओगे तो आपको टाइट टाइट लगेगा। जब आप शावर लोगे, हर चीज़ आपको लगेगा कि इतना टाइट कैसे है, खिंचा खिंचा सा है। बट आपके आसपास के लोग आपको इतनी तारीफ कर देते हैं, तो आप वो 2 दिन के जो पेन भी होता है ना थोड़ा बहुत, वो आप भूल जाते हो। और नॉर्मल एक पैरासिटामोल हम दे देते हैं, तो ये बहुत सेफ है। मतलब अगर डिस्कम्फर्ट ये थोड़ा टाइम के लिए ही है, 2 दिन से 3 दिन रहता है, दैट्स इट, बस। इसके बाद इट्स वेरी सेफ। और प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? प्रिकॉशंस ये कि द सेम डे जिस दिन प्रोसीजर हुआ है, उस दिन मैं बोलूंगी वेट्स ना उठाएं। अगर कई लोग होते हैं ना आजकल जिम नहीं छोड़ सकते हैं, सो उनके लिए वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन वो वॉक कर ले, या मतलब वेट्स ना उठाएं। आप ट्रेडमिल पे वॉक कर लो, दौड़ लो, लेकिन वेट्स मत करें। पहली चीज, एक दिन 24 आवर्स के लिए स्ट्रेनियस जिमिंग अवॉइड, या एंड हम स्टीम एंड सोना भी नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी हीट होगी तो वो थ्रेड को पतला कर देगी। तो हम कोई भी हीट वाली चीजों को अवॉइड करने को कहते हैं 24 घंटे के लिए, विच इज आई थिंक वेरी इजी, सब कर लेते हैं। आपने बताया फेस स्कल्पटिंग होती है तो यू लुक यंगर, 10 years तक यंग, बिल्कुल 100%। तो कुछ लोगों को क्या देखा है कि वैसे बॉडीली तो वो पतले होते हैं, पतले दिखते हैं, लेकिन फोटो जब देखो तो लगता है कि बहुत हैवी, बहुत मोटे हैं। तो उनकी डबल चिन बहुत होती है। हाँ जी, ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत सारे। उसके लिए कुछ है ट्रीटमेंट? बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी बहुत टाइम से ये भी ये ट्रीटमेंट आया हुआ है, बट इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, कायबेला के नाम से। उसके अंदर जो वो है, वो कहते हैं डीऑक्सीकोलिक एसिड है। इट्स अ प्योरली इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। लेकिन अब आप इंजेक्शन सुन के डर जाओगे, नहीं। डायबिटीज वाला पेशेंट जो रोज इंसुलिन लगाता है, वो जो बीडी सिरिंज होती है, जो छोटी सी सुई, जो पता भी नहीं चलती है, उससे हम ट्रीट करते हैं इस एरिया को, हम वो दवाई डालते हैं। कायबेला इज द ओनली ट्रीटमेंट, ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है पूरी कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में जो परमानेंट है। सो ये ब्यूटी है इसकी। मतलब एक बार हमने आपका फैट सब मेंटल एरिया से, जो डबल चिन एरिया से हटा दिया, वो वापस आता नहीं है। सो आपने वेट बढ़ जाए तो वेट बढ़ जाए, अनटिल एंड अनलेस कोई कल को हार्मोनल इशू हो जाए, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा होता नहीं है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट है, एंड इसको लेके मतलब मैं तो सबको यही बोलती हूँ, क्योंकि आजकल सारे लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फोटो खींचते हुए डबल चिन आती है, नीचे से पतले होते हैं, सब होते हैं, बट उनको डबल चिन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। ये भी उतना ही सेफ है जैसे आपने बताया बाकी? बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। लेकिन इसको प्लीज अगर कराएं तो किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराएं, और किसी से ना कराएं। हाँ जी, बिल्कुल। बल्कि हमने जैसे पहले कहा, कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले या कोई भी क्रीम शुरू करने से पहले आप जरूर डॉक्टर की एडवाइस लें, क्योंकि हर की स्किन, हर बॉडी डिफरेंट होती है, किस पे क्या रिएक्ट कर जाए तो वो नहीं पता होता है। तो बहुत सारी चीजें हमें आज जानने को मिली डॉक्टर आरती आपसे। तो हम श्रोताओं को बता दें कि आज हमने बात करी कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती भसीन से, और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें जाना कि किस तरह से उन ट्रीटमेंट्स के जरिए हम अपने को और सुंदर बना सकते हैं, और यंगर भी दिख सकते हैं, अपनी स्किन को और बेहतर बना सकते हैं। आप स्टूडियो में आई डॉक्टर आरती, और इतनी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी। थैंक यू। अभी आप कॉस्मेटोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे थे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आरती भसीन से। आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन और स्वास्थ्य का अंतर संबंध। आइए जानते हैं इस विषय पर और अधिक हमारे विशेषज्ञ श्री शशिकांत सहदेव से। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। स्वास्थ्य और ध्यान का अंतर संबंध, इस विषय पर ढेरों बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में श्री शशिकांत सहदेव। इनके बारे में थोड़ा सा बता दें हम श्रोताओं को कि आप लाइफ कोच हैं, साइको स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, साथ ही साथ आप प्रख्यात संपादक, लेखक, पत्रकार, कवि, शायर, आध्यात्मिक सलाहकार और ध्यान प्रशिक्षक भी हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में शशिकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, और श्रोताओं का भी स्वागत और आपका धन्यवाद। शशिकांत जी, बहुत सारी चीजें आप करते हैं, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, इतना सब कुछ कर कैसे लेते हैं? इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि जो इंसान खुद ध्यान में है उससे बहुत कुछ अपने आप होगा। हम एक टाइम पे एक काम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि टेंशन में रहते हैं, उसका अधूरा छोड़ते हैं, गिल्ट में जाते हैं, तो दूसरे को भी नहीं पकड़ पाते। एंड ऑफ द डे हमें प्रॉब्लम आती है, ये भी अधूरा रह गया, वो भी। तो जिस इंसान की जो मन है, जो विचार है, यदि वो 24 घंटे
चिंता में रहेगा तो कभी भी वो कुछ रचनात्मक नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि मैं दूसरों को मेडिटेशन सिखाता हूँ, तो ध्यान एक ऐसी पद्धति है चिकित्सा के पहले आप खुद को शांत करते हैं। तो जैसे आपने पूछा इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं, तो जिसका मन शांत होगा, जाहिर सी बात है उसका चित्त शांत होगा और वो अपने टाइम का भी प्रबंधन कर पाएगा और उसमें हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं है, क्योंकि हम कोई भी काम कुड़ के या चिढ़ के या प्रति, जिसे हम कहते हैं ना, कंपटीशन की भावना से नहीं करते, सकारात्मक भाव से करते हैं। तो ऐसे में आपकी एनर्जी रिलीज नहीं होती और आप संतुष्टि के तल पर जाके एक समय पे मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली सदैव जी। बहुत सारे लोग हैं, हम सभी लोग हैं, चाहते हैं जीवन में बहुत कुछ करना, हर दिन को हम चाहते हैं बेहतर तरह से यूटिलाइज करना, पर होता यह है कि सुबह हम उठते हैं, हम सोचते हैं आज दिन भर में हमें ये सब काम करना है, पर जब तक शाम होती है तो ऐसा लगता है उसमें से आधे काम भी हम नहीं कर पाए। पर आपने ये बात कही कि ध्यान के माध्यम से अगर हम अपने आप को एक आत्मिक चेतना से जोड़ लें या मेडिटेट करें तो ये कर सकते हैं। तो ये जानना चाहूंगी मैं श्रोताओं की तरफ से कि ध्यान होता क्या है। देखो, एक मैं परिभाषा दूंगा व्यवहारिक वाली, आम बोलचाल की। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ध्यान से स्कूटर चलाओ। जब हम बाहरी जगत का ध्यान का मतलब होता है कि हम आंख खोल के कुछ कर रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं, ध्यान से नहीं बनाएंगे तो हाथ जला लेंगे, सिंपल। तो ध्यान का मतलब ऊपरी भाषा में ये हुआ कि कुछ आंख खोलकर एक समय पे एक ही काम करना। तो वही कार्य जब हम आंख बंद करके भीतर जगत में आते हैं, जब हम एक तरफ हो जाते हैं, सारी ऊर्जा जो आंख से बाहर बहती है देखने के लिए, कान से बाहर बहती है सुनने के लिए, मुंह से बाहर बहती है बोलने के लिए, हाथों से बाहर बहती है छूने के लिए, तो जब सारी ऊर्जा हमारी अंदर की ओर बहती है और हम अंदर की ओर आते हैं तो हम एकाग्र होने लगते हैं। तो अब ध्यान बाहर नहीं लग रहा, अंदर लग रहा है। और ध्यान अंदर लगने का मतलब है हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर रहे हैं, जहां पर है वहीं पर है। जैसे यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ध्यान का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में होश पूर्वक जीना, अपना 100% देना। तो जैसे हम बाहर के जगत में 100% देते हैं, ऐसे अंदर के जगत में देना। लेकिन अगर हम बाहर के जगत में 100% देते हैं तो उससे बाहर का जगत मिल जाएगा। पैसा कमाया तो पैसा कमा लूंगा, लेकिन पैसा कमा के जो अशांति मिलती है, बेचैनी मिलती है, कॉम्पिटिशन मिलता है, वो कहाँ पैदा होता है? अंदर पैदा होता है। तो ये जो अंदर का सब कुछ घटता कहाँ है? हमारे मन में घटता है, चाहे वो ऑफिस का हो, रिश्तों का हो, पैसों का हो, बिजनेस का हो, कुछ भी बाहर के जगत में अच्छा चल रहा है, वो बन कहाँ रहा है? बन अंदर रहा है। तो हमें ठीक कहाँ करना है? अंदर करना है। लेकिन अगर हम ध्यानी होंगे तो हमारी मनस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति वो ही रहेगी। सारे रोग हमारे अवचेतन मन में आते हैं, फिर वो एक्सप्रेशन बनते हैं। तो ये जो तनाव है, ये जो चिंता है, ये जो हम सप्रेस्ड करते हैं अपनी एनर्जी को, जिसे हम दमन कहते हैं, ये सारे रोगों की जड़ है। तो उसको अंदर ठीक किया जा सकता है, बाहर ठीक नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जो भी बीमारी अगर होती है वो मैनिफेस्ट होती है तो वो शुरुआत उसकी हमारे अंदर से होती है। पर हम ये अक्सर ये भूल जाते हैं, जब भी हमें कोई बीमारी होती है, फिजिकल एलिमेंट होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पर, मानसिक स्वास्थ्य पर हम उतना ध्यान आज भी नहीं देते हैं। और मुझे लगता है जहां तक आपने बोला ध्यान की जो हम आज बात कर रहे हैं, उसका क्या संबंध, अंतर संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ है, इसको जानने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से फिजिकल हेल्थ से पहले मेंटल हेल्थ की आवश्यकता है, इसको स्वस्थ रखा जाए। 100% तो कहते हैं, शास्त्र में भी कहा गया है, कहते हैं ना कि हमारे मन से विकार पैदा होते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना कि मान के चलिए आपके तनाव है, बाल झड़ रहे, पिंपल्स हो रहे हैं क्योंकि खाना नहीं पच रहा, नींद नहीं आती, तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम है। आप मुझे एक भी प्रॉब्लम बता दीजिए जो मन से जुड़ी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे चिंता, सारे विकार हमारे मन में पैदा होते हैं। शरीर उसका एक्सप्रेस करता है। जैसे अभी मैंने हार्ट अटैक की बात करी या बीपी की बात करी, बीपी कोई बाहर से लाई हुई चीज नहीं होती। तो कहने का मतलब ये कि काम तो अंदर की चेतना पर होगा। तो जो भी हमारा रोग है वो मन से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसा हमारा मन रिएक्ट करता है वैसे ही हमारा शरीर बनता है। तो क्योंकि हम ऊर्जा से बने हैं, ये तो साइंस भी मानती है, हम ऊर्जा से बने हैं। ऊर्जा को आप मार नहीं सकते, ऊर्जा को आप रूपांतरित कर सकते हो। तो आपका ये कहने का तात्पर्य है कि अगर हम ध्यान करते हैं yes. तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। यस और जैसे मैं एक्सीडेंट कहता हूँ कि वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, गाड़ी ठुकना मेरे हाथ में नहीं है, किसी का बंदूक मारना मेरे हाथ में नहीं, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ताज्जुब होगा जो इंसान ध्यानी है वो अपने चित्त की दशा में जाके, मन स्थिति में जाके, और एक तरीका होता है सेल्फ हिप्नोसिस, उसमें जाके उस रोग को जल्दी ठीक कर पाता
जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है तो डॉक्टर एक स्टेज पे कहता है ना कि देखो हम दवाई दे रहे हैं, मरीज को बोलो तो सकारात्मक रहे, बोलता है ना। अब वो पहले सोच के बैठता है अरे मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो हॉस्पिटल से बाहर निकालो। तो डॉक्टर कहता है अगर ये आपका पेशेंट ऐसे बोलेगा तो जल्दी जाएगा या ठीक नहीं होगा। पॉजिटिव रखिए, आप उनकी विल पावर बढ़ाइए, क्योंकि अगर विल पावर नहीं बढ़ेगी तो आपका पेशेंट ऐसे चला जाएगा या बीमारी को न्योता देगा। साइकोसोमेटिक यानी आपके मन से जुड़े, जो आपकी चेतना से जुड़े, अवचेतन में जो दवा से जुड़ा, तो दवाई तो काम करती है, लेकिन अगर आपका मन खराब हो गया है, मन नकारात्मक हो गया है, मन दूषित हो गया है, तो दवाई भी काम नहीं करती। डॉक्टर्स तक ये कहते हैं। तो आपने ये स्पष्ट किया कि ध्यान अगर हम करते हैं, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं, और अगर रोग हो जाए तो उसको शीघ्र उसका उपचार भी हो सकता है। ये बताइए कि इस प्रक्रिया में करते क्या है? ध्यान की हजारों विधियां होती हैं, तो लेकिन कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं जो सबके लिए होती हैं। एक तो बात तय है कि ध्यान का जो मूल है वो ये है कि मन को शांत किया जाता है सबसे बेसिकली, और मन को शांत करने के लिए आपको श्वास और शरीर पे काम करना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी श्वास शांत होती है वैसे वैसे मन शांत होगा, जैसे जैसे मन शांत होगा वैसे वैसे विचार शांत होंगे। आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा मन में विचार चलते हैं उतना मन बेचैन होता है, और आपकी श्वास आपके मन का प्रतीक है। जैसे अगर मैं अभी आपकी या किसी इंसान की सांस को देखूं तो जितना इंसान भयभीत होगा, चिंतित होगा, डरा हुआ होगा, टेंशन में होगा, उसकी सांस छाती से ही आएगी या गले से ही आएगी और जल्दी आएगी। लेकिन जितना मन शांत होगा, धैर्यपूर्ण होगा, उसकी जो श्वास नाभि से पेट से चलेगी और धीरे धीरे चलेगी। पहले हम श्वास को शांत करना सीखते हैं ताकि शरीर शांत हो सके। तो शरीर को, मन को ठहराने के लिए श्वास को ठहराना पड़ता है। तो श्वास की बहुत सारी विधियां हैं जो शिथिलीकरण हम बोलते हैं, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं। मैं एकदम क्लियर कर दूं, ध्यान का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ध्यान पूरी तरह वैज्ञानिक है, 100% वैज्ञानिक है। क्या बच्चों के लिए या युवाओं के लिए भी ये उतनी ही कारगर है? यस, क्योंकि मैंने कहा ना, लोगों को अब तक मिथ है भरा हुआ कि एक तो धर्म से रिलेटेड है हिंदू, और दूसरा ये है एज से, जब कहते हैं ना बाल बच्चेदार बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तब नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई कि हम डॉक्टर के पास तब जाएंगे जब हम बीमार होंगे। तो अगर हम सांस लेना भी इस बच्चे को सिखाएं तो ध्यान वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो बच्चा जो पढ़ता है, आज हमारे पास प्रॉब्लम आती है, बच्चा चिढ़ता है, बच्चा मोबाइल में लगा रहता है, बच्चा गुस्सा बहुत करता है, बच्चा माँ बाप को पलट के जवाब देता है, बच्चे की मेमोरी बहुत कम है, बच्चों को याददाश्त नहीं रहती है, तो बच्चा फियर में रहता है, वो अच्छे से माइक पे बोल नहीं पाता या टीचर के सामने आंसर नहीं दे पाता। किसकी प्रॉब्लम है? ये सारी प्रॉब्लम आप भी सुनती हैं। तो ये सारी ध्यान से, फियर, भय जिसे कहते हैं, फियर ध्यान से जाता है। मेमोरी कम है, वो ध्यान से आती है। बच्चों को देर तक याद नहीं रहता, वो ध्यान से आता है। आप, और ये मैं बोलने को नहीं बोल रहा, आप करके देखेंगी। मेडिटेशन तो बहुत जन्म से शुरू हो जाना चाहिए। फिर मैं आपको एक और बात और कह दूं, आपको हैरानी होगी, जब गर्भधारण संस्कार होते हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसी माएँ आती हैं और वो साइंटिफिक हैं। मैं आपको ऐसे डॉक्टर्स के नाम दे सकता हूँ जो गायनी हैं, वो खुद कहती हैं जब आपने कंसीव कर लिया तब से आप शुरू कर सकते बच्चे को पोषण देना। तो वो जो हम दादी माओ से सुनते थे ना कि अच्छे भजन सुना करो, अच्छी तस्वीरें लगाया करो, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे विचार, ये सब डॉक्टर्स के थ्रू प्रूव्ड हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और अ मेडिटेटिव थेरेपिस्ट, बच्चा जब पेट में होता है, खासकर लास्ट के 6 से जो 9 महीने होते हैं, तो आप उसको तभी से वो देना शुरू कर सकते हैं क्योंकि बच्चा सुनना शुरू करता है, बच्चा रेसिप्रोकेट करना शुरू करता है। तो आप बोलकर, वाइब्रेशन के थ्रू या बाहर भजन चलाकर उसको हील करना, उसको डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपने बताई कि ये शुरुआत कहाँ से हो जानी चाहिए, जिसका एहसास या जिसकी जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं है। ये चीज और बताइए कि जैसे आपने कहा, हमने बात करी कि बुजुर्गों के लिए इसको एक टैग कर दिया जाता है। उसका एक कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि हम बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में। आज आप देखते हैं कि काम पर पहुंचने की जल्दी, फिर काम का प्रेशर, घर जाते हैं तो जब तक वो ध्यान नहीं कर रहा, आपने जैसा कहा कि वो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करते हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये एक इस चीज से जोड़ा जाता है, अरे इतना समय कहाँ है कि ध्यान करें। तो ये बताइए कि कितना समय लगता है ध्यान में? आपने भी ठीक कहा, लोग सोचते हैं कि इतने काम ध्यान का टाइम कब निकालें। पहली बात मैं श्रोताओं को ये भी बता दूं कि ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं जिससे समय निकाला जाए। जो
आप करते हैं उसको 100% करना, इट इज अ ध्यान। तो ये हम कैसे करें, इसके लिए ध्यान सीखा जाता है। लेकिन ध्यान कोई अलग से क्रिया नहीं है कि जब हम ये सब कुछ खत्म कर लेंगे तब बेड के पास जाके रात में ध्यान करेंगे या सुबह उठेंगे 4 बजे तब ध्यान करेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि हम चीजें मिक्स करते हैं। हम खाते वक्त सोचते हैं, टीवी देखते, मोबाइल पे बात करते हैं, और नहाते वक्त ऑफिस के बारे में सोचते हैं या कुछ और सोचते हैं। तो ध्यान का, जैसे मैंने कहा, हेयर एंड नाउ, अभी और यही अपने आप को ध्यान में ले आना, एकाग्र कर लेना और जाग के करना। तो जब आप जाग के काम करेंगे तनाव होगा ही नहीं। ये कोर्स जो आप बता रहे हैं कि प्रॉपर इसमें होता है, आप कैंप्स लगाते हैं, तो उसमें क्या सिखाया जाता है? तो डेफिनेटली पहले तो कुछ बेसिक टेक्निक सिखाई जाती हैं। टेक्निक सिखाना एक बात होती है, उसको घर जाके प्रैक्टिस करना आपके ऊपर होती है। आपने बताया इसका प्रशिक्षण होता है, ये कोर्स के तहत कराया जाता है। कई लोग हमारे श्रोता में जरूर होंगे जो कहेंगे कि हम तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो आप तक पहुंचे, कैंप तक जाए, अटेंड करे। तो कभी ऐसा होता है रेडियो पे सुन लिया या टीवी पे देख लिया, तो क्या इसको देखकर सुनकर करा जा सकता है? यस, ओरली क्यों नहीं होगा? हाँ, कुछ विधि ऐसी हो सकती है जिसमें योग का यूज होता है, शरीर का यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई देखना जरूरी है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। बोलकर, सिर्फ सुनकर हमारे श्रोता इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की भी समय सीमा है, तो बहुत सारी बातें मन तो है आपसे करने का, लेकिन चलते चलते इन शॉर्ट क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो बहुत देर हो चुकी है, आप डेली देख रहे हैं जो हमारी जीवनचर्या में जीने का ढंग, खाने पीने का ढंग और रिश्तों का ढंग, ये 3 चीजें आती हैं। हम बद से बदतर डेली हो रहे हैं, ये हम डेली देख रहे हैं। बच्चों में देख रहे हैं या अपने आप में देख रहे हैं। हमने बहुत कुछ करके देख लिया, ओढ़ के। अगर हम ऊपरी ढंग से बात करें तो सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ करके देख लिया। बॉडी की बात करें, हमने जिम जाके देख लिया, जिम भी जा रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा भी ऊपरी तौर पे खा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे बीमार डेली पड़ रहे हैं। तो देर, अब बहुत देर हो चुकी है। रोग जो हमें कभी 80 के साल में भी नहीं होते थे, आज वो रोग एक 24 साल के 23 साल के बच्चे को डायबिटीज, बीपी, हार्ट, सब कुछ, इवन जोड़ों के दर्द हो रहे हैं। तो अभी भी हमें पता चल चुका है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। एक तो जाग जाएं, दूसरा ध्यान को आप बुजुर्गों के लिए और धर्म से ना जोड़ें। ध्यान से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। ध्यान हमारे मन पे और अवचेतन मन पे काम करता है। जो भी हमारी ब्लॉकेज है, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे को तो बुढ़ापा आ रहा है, हाय मृत्यु आएगी, तो मृत्यु ध्यानी को भी आती है, लेकिन वो डरता नहीं है। ध्यान तो जड़ पे काम करता है। तो जिसने ध्यान को साध लिया या ध्यान को अपना लिया, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन इज द ओनली मेडिसिन, क्योंकि डॉक्टर्स की दवाइयां भी एक जगह आकर काम करना बंद कर देती हैं, या यूं कहें काम का असर नहीं दिखाती। डॉक्टर खुद कहता है क्योंकि मन पे तो काम करने के लिए, और जब नहीं होता तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास ही भेजता है। इसलिए मैं चाहता हूं, अंततः श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगा, देर हो गई, जितना हो सके ध्यान से जुड़े। आप 15 मिनट ध्यान के लिए दीजिए। जी जी, तो बहुत सारी बातें आज हमने की हेल्थ एंड मेडिटेशन पर, यानी स्वास्थ्य और ध्यान का अंतर संबंध क्या है और ध्यान के जरिए हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रहे लाइफ कोच एंड साइको स्पिरिचुअल काउंसलर श्री शशिकांत सहदेव जी, और आपसे हमने इतनी सारी जो जानकारी ली। आप ध्यान प्रशिक्षक हैं, आध्यात्मिक सलाहकार हैं, तो हमें लगता है निश्चित तौर पर हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़े वो इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और आप सबने मुझे बुलाया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेडिटेशन और स्वास्थ्य का अंतर संबंध, विशेषज्ञ थे श्री शशिकांत सहदेव, जो कि एक मेडिटेशन फैसिलिटेटर हैं। इसी भेंटवार्ता के साथ हमारा आज का पत्रिका कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।